नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हमने एक एनिमेशन वीडियो के द्वारा समझ लिया था कि कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं और यह कैसे कार्य करते हैं। अब हम समझेंगे इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कोशिका के प्रकार की बात करें तो केंद्रक की संरचना व इसकी विकास के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? इसमें जो केंद्रक है वो सुविकसित नहीं होता और जो आनुवंशिक पदार्थ है यह कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। मतलब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिक्सअप होते हैं। दूसरी बात, इसमें क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, तारकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेवी जालिका नहीं पाई जाती और इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो केंद्रक है इसको प्रोकैरियोन और न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो नीले हरे शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, प्लूरो, निमोनिया, जीव, ये इसके उदाहरण हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आज आ सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और जीवाणु, माइकोप्लाज्मा इसके उदाहरण है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है कि इसमें जो केंद्रक होता है वह पूर्ण विकसित होता है। मतलब इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है केंद्रक में वो केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। ठीक है, यह उच्च श्रेणी के पौधों व जंतुओं में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, इसमें 80 प्रकार की राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और यह दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका की खास बात क्या होती है? इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती और इसमें सेलुलोज से बनी सेल वॉल पाई जाती है। किसमें? पादप कोशिका में। दूसरा, इसमें लवक नहीं पाया जाता और इसमें लवक पाया जाता है। इसमें रसदानी क्या होती है? छोटी होती है और इसमें रसदानी बड़ी होती है। ठीक है, अब हम देखिए, आप इन डायग्राम के माध्यम से आप जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफ्रेंशिएट या जो अंतर कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो रिक्तिका है यह बड़ी है, किसमें? पादप कोशिका में, और इसमें रिक्तिका छोटी होती है। ठीक है, दूसरा, इसमें क्या होता है? हरित लवक है। क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। दूसरी बात, इसका जो बाहरी आवरण क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। देखिए, जो सबसे बाहरी आवरण क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है। परंतु कोशिका जो पादप में पाई जाती है उसका जो बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, दूसरा, इसमें जो एक खास बात क्या होती है, जो इसमें जो तारकाय पाया जाता है, किसमें? जंतु कोशिका में तारकाय पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके कोशिकांगों की। कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो कोशिका के हम मोटे मोटे 3 पार्ट करें: कोशिका आवरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका आवरण में बात करें तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली 2 भाग आते हैं। दूसरा, कोशिका द्रव्य की बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, अंतःप्रदेवी जालिका, हरित लवक और राइबोसोम, ये कोशिकांग आते हैं। और दूसरा होता है केंद्रक। ठीक है, इसमें इसका विभाजन होता है। ठीक है, अब जो कोशिका झिल्ली है उसकी रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें प्रोटीन कितने प्रतिशत पाया जाता है? इसमें 60% प्रोटीन पाया जाता है और 40% लिपिड और 1% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसमें? कोशिका झिल्ली में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति क्या है? यह सबसे बाहरी आवरण होता है, किसका? सिर्फ पादप कोशिका का। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका भित्ति पादप की बाह्यतम मृत और मजबूत परत होती है। ठीक है, अब जो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, और जो कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज से बनी होती है, परंतु इसमें हेमी सेलुलोज, लिग्निन और क्यूटिन आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं।
देखिए, दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम किसका होता है? दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम किसका होता है? मध्य पटलिका का होता है। इसमें कैल्शियम पैक्टाइड पाया जाता है जिसे पादप सीमेंट कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पादप सीमेंट किसे कहते हैं? कैल्शियम पैक्टाइड को कहते हैं, जो किस में पाया जाता है? मध्य पटलिका में पाया जाता है। मध्य पटलिका क्या है? कोशिका भित्ति का ही एक पार्ट है या इससे बाहर पाई जाती है, जो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं जो ये बीच का जो कोशिका जोड़ने वाला भाग है, ये क्या है? मध्य पटलिका है। मध्य पटलिका के गुड़ने पर फल मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। कोशिका भित्ति के पदार्थों का संश्लेषण कौन करता है? वो गाल्जिकाई करता है। और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कोशिका भित्ति 3 प्रकार की होती है: प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक कोशिका भित्ति विभज्योतक कोशिकाओं में होती है। ठीक है, विभज्योतक का मतलब क्या होता है? जो विभाजन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा विभाजन होता है वहाँ पे जो कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे मेरिस्टेमिक कोशिकाएं या सेल्स कहते हैं, वहाँ पे जो प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से बनी होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति पत्तियों में पाई जाती है और तृतीयक कोशिका भित्ति तना, कठोर टहनियों में पाई जाती है। देखिए, कोशिका भित्ति के निर्माण की कुछ विधियां हैं। कणादार विधि सबसे पहले है। कणादार विधि, कणादार विधि में क्या होता है? इसमें जो सेलुलोज का जमाव होता है वो कणों के रूप में होता है। किसमें? कणों के रूप में होता है। जो सेलुलोज का जमाव वो किसमें? कणों के रूप में होता है। दूसरा, स्तरादान विधि में क्या होता है? जो सेलुलोज का जमाव एक स्तर के रूप में होता है। किसके? स्तर के रूप में होता है। ठीक है, और जो पहले से निर्मित कोशिका होती है उसमें वृद्धि कणादार विधि द्वारा ही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति में कुछ विशिष्टीकरण या विशेष क्रियाएं होती है। सबसे पहले लिग्नीकरण, मतलब लिग्निन का जमाव होना क्या कहलाता है? लिग्नीकरण कहलाता है। ठीक है, दूसरा सुब्रेनीकरण, कोशिका भित्ति में सुब्रेन का जमाव होना क्या कहलाता है? सुब्रेनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सुब्रेनीकरण कहलाता है। ठीक है, सर्वाधिक सुब्रेनीकरण किसमें होता है? वो जड़ों में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। देखिए, जो कोशिका भित्ति के जो अंदर की जो लेयर है, ठीक है, वो कोशिका झिल्ली होती है। यह चयनात्मक और अर्धपारगम्य होती है और यह लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली पतली, प्रत्यास्थ और चयनात्मक पारगम्य होती है। मतलब यह इसमें क्षमता पाई जाती है कि यह चयनित पदार्थों को ही अंदर आने देगी। कोशिका झिल्ली का नाम किसने दिया था? क्रैमर व नेगेली ने दिया था। और प्लाज्मा झिल्ली नाम किसने दिया था? जेके फ्लेवर ने दिया था। इकाई कला नाम रॉबर्टसन ने दिया था। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कोशिका झिल्ली क्रैमर तथा नेगेली ने और प्लाज्मा झिल्ली जेके फ्लेवर ने दिया था। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली के संरचना के कुछ मॉडल हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। लिपोइडल मॉडल, इसे ऑवंटन ने दिया था। यह मान्य मत नहीं है। ठीक है, अब है सैंडविच मॉडल, यह डेविसन और डेनियल ने दिया था। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है वह किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, ये लेयर होती है। इन 3 लेयरों से मिलकर बनी होती है। मतलब मुख्यतः इसमें प्रोटीन, लिपिड की बनी होती है। ठीक है, इसमें जो लिपिड है वो दोनों तरफ से प्रोटीन की लेयरों से घिरा रहता है। इसकी जो कुल लंबाई कितनी होती है? 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। जो लिपिड की जो बाहरी जो परत है, प्रोटीन की जो बाहरी परत है, उसकी जो मोटाई कितनी होती है?
20 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो लिपिड की जो लेयर है उसकी मोटाई कितनी होती है 35 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो प्रोटीन की आंतरिक लेयर है उसकी जो मोटाई कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब जो लिपिड है ये आपस में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। जो इसमें जो संरचना पाई जाती है लिपिड की वो एम्पीपैथिक होती है। एम्पीपैथिक का मतलब क्या होता है कि इसमें जल स्नेही भाग भी होता है और जल विरागी। स्नेही का मतलब स्नेह करना, विरागी का मतलब जल को दूर भगाना, मतलब उससे जुड़ना नहीं। जो जल स्नेही सिरा है वह एस्टर बंध से जुड़ा रहता है, और जल विरागी हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। इसकी संरचना PPLL होती है। यह मॉडल अमान्य रहा क्योंकि प्रत्यास्थ के गुण को प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, अब तरल मोज़ेक मॉडल, एक जो तीसरा मॉडल कौन सा है वो तरल मोज़ेक मॉडल है। यह सिंगर व निकोलसन ने दिया था, यह सर्वमान्य मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल को फास्फोलिपिड के समूह में प्रोटीन की दीप भी कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, लिपिड क्या होते हैं? लिपिड मुख्यतः असंतृप्त वसीय अम्ल के बने होते हैं जो कमरे के ताप पे तरल अवस्था में रहते हैं। इन लिपिड को संरचनात्मक स्थायित्व कोलेस्ट्रॉल देता है। ठीक है, इसमें जो संरचनात्मक स्थायित्व कौन देता है लिपिड्स को? जो कोशिका झिल्ली में वो देता है कोलेस्ट्रॉल देता है। ठीक है, प्रोटीन देखिए, इसमें जो कोशिका झिल्ली में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। सबसे पहले अंतर्वेशी प्रोटीन जो कि 70% पाई जाती है। ठीक है, ये ठीक है, और दूसरा बाह्यवेशी प्रोटीन जो कि 30% पाई जाती है। जो अंतर्वेशी प्रोटीन होते हैं ऐसी प्रोटीन जो कोशिका झिल्ली है, जैसे ये कोशिका झिल्ली है, इसके जो पूरे भाग में चौड़ाई में फैली होती है। ठीक है, और जो बाह्यवर्षीय जो प्रोटीन है, जो आपने पहले लेयर देखी थी, जो बाहरी लेयर है ना वो क्या है? बाह्यवर्षीय प्रोटीन है। ठीक है, अब जो अंतर्वर्षीय प्रोटीन का जो काम क्या होता है, यह पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, जिसे टनल प्रोटीन और स्टेबल प्रोटीन। ठीक है, और बाह्यवर्षीय प्रोटीन का ऐसी प्रोटीन जो कोशिका झिल्ली के बाहरी सतह पे होती है, यह ट्रांसलोकेशन प्रोटीन कहलाते हैं। इन प्रोटीन को एंजाइमेटिक सक्रियता पाई जाती है। इन प्रोटीनों में एंजाइमेटिक सक्रियता पाई जाती है, इसकी आसानी से पृथक किया जा सकता है। इन जो बाह्यवर्षीय प्रोटीन है उसको आसानी से पृथक या अलग किया जा सकता है। कोशिका झिल्ली में 30 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें एटीफेज एंजाइम महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? पदार्थों का आवागमन या अंदर से बाहर भेजना या बाहर से अंदर भेजना। देखिए, अगर कोशिका बाहर से कोई पदार्थ का अंदर प्रवेश लेती है या प्रवेश करवाती है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस या अंतःग्रहण कहते हैं। ठोस या तरल पदार्थ का कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका में प्रवेश होना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। देखिए, एंडोसाइटोसिस दो प्रकार का होता है। पिनोसाइटोसिस, देखिए तरल पदार्थ का कोशिका झिल्ली के द्वारा अंदर जाना क्या कहलाता है? पिनोसाइटोसिस या सेल डुकिंग कहलाता है। ठीक है, और फैगोसाइटोसिस ठोस पदार्थ का कोशिका झिल्ली में एंजाइम के अंदर जाना फैगोसाइटोसिस कहलाता है। मतलब ठोस पदार्थ का जो कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश करना फैगोसाइटोसिस कहलाता है। और बहिर्ग्रहण मतलब एक्टोसाइटोसिस, पदार्थों का कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर जाना क्या कहलाता है? एक्टोसाइटोसिस कहलाता है। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा शब्द किसने? स्ट्रासबर्गर ने दिया था, जो एक तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति में। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका द्रव्य शब्द किसने दिया था? स्ट्रासबर्ग ने दिया था। ठीक है, कोशिका द्रव्य में दो भाग होते हैं, एक तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग को हाइड्रोप्लाज्मा और ठोस भाग को
प्लाज्मा कहते हैं, ट्रोफोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्लियर होगा कि जो कोशिका द्रव्य क्या होता है, केंद्रक और जो कोशिका झिल्ली के मध्य का जो भाग है वो क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। और केंद्रक और कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य को मिला दें तो वो क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका और पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह। ठीक है, देखिए इसकी खोज किसने की थी, फ्लेमिंग व अल्टमैन ने की थी। नाम सीबेंटा ने दिया था 1897 में। इसकी लंबाई 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है और इसकी चौड़ाई 0.2 से 1 माइक्रोमीटर होती है। यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसकी जो आंतरिक झिल्ली में कुछ उभार पाए जाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, और जो आंतरिक झिल्ली के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी आंतरिक झिल्ली में टेनिस रैकेट के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिसे F1 और F0 कण या फर्नाडे कण या मोरेन कण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दो झिल्ली पाई जाती है, सबसे पहले बाहरी झिल्ली, उसके बाद आंतरिक झिल्ली। इसमें जो जो उभार पाए जाते हैं, जो अंगुलियों में उभार पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और जो इसके अंदर का तरल पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या अदात्री बोलते हैं। ठीक है, और ये जो जो ये रैकेट्स के समान जो है अंग है इसको क्या बोलते हैं, F1 कण बोलते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, ये एटीपी का निर्माण और संग्रहण करने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए और 70 ऐसे प्रकार के राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंग कहते हैं। अर्ध स्वायत्त का मतलब है यह लगभग कोशिका के समान का ही इसमें डीएनए व 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसका खुद का, और यह कोशिका का 1% डीएनए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लवक की। ठीक है, लवक सबसे पहले सिम्पर ने यह शब्द प्रयोग किया था। लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते और लवकों में वर्णक पाए जाते हैं। क्या वर्णक मतलब जो रंग के लिए उत्तरदायी जो जो पदार्थ होते हैं या उत्पाद होते हैं या कारक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्णक बोलते हैं। वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक। वर्णी लवक, इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जैसे कैरोटीन और जेंथोफिल। जैसे टमाटर का जो लाल रंग है, ठीक है, वो किसके, वर्णी लवक के कारण है। ठीक है, और अवर्णी लवक का मतलब क्या होता है, इसमें कोई किसी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता। इसका जो काम होता है यह खाद्य पदार्थ का संचयन करने का काम होता है। जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं, मंड लवक, एमाइलोप्लास्ट, यह स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं। एलियोरोप्लास्ट मतलब प्रोटीन का संचय करते हैं। एलियोप्लास्ट यह वसा और तेल का संचय करते हैं। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है हरित लवक। यह दोहरी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होता है और इसमें जो क्या होती है, क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है जो इसको हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, झिल्ली में आंतरिक भाग, और इसमें जो जो आंतरिक झिल्ली है उसके जो अंदर जो भाग होता है, जो तरल पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, पिट्ठिका या स्ट्रोमा बोलते हैं। पिट्ठिका में सिक्के के समान संरचना या थाइलेकोइड पाई जाती है। ठीक है, एक सिक्के के समान जो संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। इन थाइलेकोइडों के समूह को क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ठीक है, नम और ग्रेनम इंटरचैनल या फैक्ट चैनल द्वारा मिलकर ग्रेना का स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है, अब ग्रेना की सतह पर विभिन्न वर्णक मिलकर क्वांटासोम का निर्माण करते हैं जो प्रकाश का संश्लेषी इकाई है। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, वो क्वांटासोम है। ठीक है, लगभग 240 क्लोरोफिल वर्णक मिलके एक क्वांटासोम की इकाई का निर्माण करते हैं। ठीक है, हरित लवक में राइबोसोम और द्वि
रज्जु के वर्ताकार डीएनए पाया जाता है, इसलिए इसे अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। देखिए ये क्या है, ग्रेनम है, और ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ग्रेना हो गया। ये है इंटरग्रेनम चैनल और फैक्ट चैनल होगी, ठीक है। ये इसमें वर्ताकार डीएनए है। यह है 17 प्रकार का राइबोसोम है, इसे स्ट्रोमा बोलते हैं। यह आंतरिक झिल्ली है और यह बाहरी झिल्ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम का एंजाइम प्रोटीन राइबोसोम को कोशिका का एंजाइम, प्रोटीन फैक्ट्री, पेलाडी कण और सबसे छोटा कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आरएनए प्लस प्रोटीन मिलके ही राइबोसोम का निर्माण करते हैं। और अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। अवसादन गुणांक मतलब क्या होता है, जो एस होता है ये क्या है, अवसादन गुणांक है, ठीक है। इसके आधार पे जो राइबोसोम है वह दो प्रकार के होते हैं, 70 प्रकार के और 80 प्रकार के, ठीक है। 70 प्रकार के ये आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं। और यूकैरियोट की बात करें तो ये हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसकी दो उप इकाई होती है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए 50S और 30S, ठीक है। देखिए इसका जो टोटल कितना है 80 है, विषम है, ठीक है, सम है, सम है। और 17S क्या है, वो विषम है। तो आप इसमें आप देख लेना कि 50 और 30 80 मिलता है, और जो कि 70 से 10 अधिक है, ठीक है। तो 50 और 30 दो उप इकाई होती है। जो 50 में भी इसकी जो सब इकाई होती है वो 5S और 23S, ठीक है। और 30S में एक उप इकाई होती है, वो 16S होती है, ठीक है। 80S ये आकार में बड़े होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। और इसकी भी दो उप इकाई होती है, 40 और 60। इसका जो टोटल होता है वो कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। जो 80 से 20 अधिक होता है, ठीक है। 20 का डबल कितना हो गया, 40, और 40 में 20 ऐड करें तो कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब जो 40S राइबोसोम होता है उसमें 18S प्रकार के उप इकाई होती है, ठीक है। और 60S में 5.8 और 28S प्रकार की सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। जॉर्ज पिलेट ने 1953 में सबसे पहले देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोल्जी इकाई की। गोल्जी इकाई को क्या बोलते हैं, लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम और डाल्टन कॉम्प्लेक्स आदि नामों से भी जानते हैं। सबसे पहले 1898 में कैमिलो गोल्जी ने खोजा, ठीक है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़े अणुओं को कोशिका से बाहर भेजता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, सेलुलोज का संश्लेषण करना, ठीक है। और शुक्र जनन के समय शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण करना। शुक्र जनन मतलब जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसमें जो एक्रोसोम होता है, जो शुक्राणु का आगे का तीखे वाला भाग होता है, उसे एक्रोसोम बोलते हैं। उसका निर्माण कौन करता है, गोल्जी इकाई। और सेलुलोज का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जी इकाई, ठीक है। और सेलुलोज की क्या काम आती है, जो कोशिका भित्ति के निर्माण में काम आती है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्रावण करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम ये लेन का है, इसकी खोज किसने की थी, डी डियोवे ने इसकी खोज की थी। और लाइसोसोम एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। लाइसोसोम का आकार 0.1 से 0.8 माइक्रोमीटर होता है। WBC में इनका आकार बड़ा होता है, ठीक है। लाइसोसोम लगभग 50 प्रकार के पाचक एंजाइम निहित रखता है, ठीक है। इसमें 50 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो कि जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम के एंजाइम अम्लीय pH लगभग 5 pH पर कार्य करते हैं। अम्लीय pH उत्पन्न करने के लिए लाइसोसोम
की झिल्ली में हाइड्रोजन पंप होता है। ठीक है। लाइसोसोम के प्रकार: प्राथमिक लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, तृतीयक लाइसोसोम और चतुर्थ लाइसोसोम। ठीक है। अब जो प्राथमिक लाइसोसोम होता है वह निष्क्रिय होता है। ठीक है। और जो द्वितीयक होता है वह प्राथमिक प्लस WBC मिलकर द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, यह सक्रिय होता है। तृतीयक यह उपपक्षी पदार्थों का रखने वाला अपचयी मतलब जो पचे नहीं होते पदार्थों को रखने वाला लाइसोसोम होता है। ठीक है। और जब बात करें चतुर्थ की तो यह पचित पदार्थों को रखने वाला होता है, मतलब इसमें पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। अब यह कार्य कैसे करता है? इसे हेट्रोफेगी लाइसोसोम द्वारा फेगोसाइटोसिस तथा फिनोसाइटोसिस द्वारा पदार्थों का पाचन करना हेट्रोफेगी कहलाता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था फेगोसाइटोसिस क्या होता है, ठोस पदार्थों को अंदर की तरफ ग्रहण करना फेगोसाइटोसिस, और तरल पदार्थों को अंदर की तरफ ग्रहण करना पिनोसाइटोसिस कहलाता है। और जब ये बात किस में हो, लाइसोसोम में हो, तो इसे क्या बोलते हैं? हेट्रोफेगी बोलते हैं। ऑटोफेगी मतलब शरीर के मृत कोशिका का पाचन करना, मतलब शरीर की जो मृत कोशिका का पाचन करना, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोफेगी बोलते हैं। फेगी मतलब ग्रहण। ऑटोफेगी भूखमरी के समय देखी जाती है। ठीक है। बाह्य कोशिका पाचन मतलब कोशिका के बाहर का पाचन, जो हड्डियों में पाचन होता है। एक मिनट। हड्डियों की कोशिकाओं का पाचन लाइसोसोम बाह्य कोशिका पाचन विधि से करता है। ठीक है। अब भ्रूण के अनावश्यक अंगों का पाचन लाइसोसोम द्वारा कराया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अंतःप्रदेवी जालिका। इसकी खोज किसने की थी? पॉटर ने की थी, जो यह केंद्र के बाहर होती है। ठीक है। इसका काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण और जो कोशिका में पदार्थों का क्या करना? ट्रांसपोर्टेशन करना। यह दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। खुरदरी में क्या खास बात होती है? इसमें राइबोसोम लगे होते हैं और इसमें राइबोसोम नहीं लगे होते। ठीक है। और ठीक है। और इसका कार्य की बात करें तो यह प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करती है? खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका। और लिपिड का निर्माण चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। और अंतःकोशिकीय विनिमय करना मतलब पदार्थों का विनिमय का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना किसका काम होता है? यह अंतःप्रदेवी जालिका का होता है। और गोल्जिका को पूरक पदार्थ प्रदान करना। ठीक है। जैसे हमने एनिमेशन वीडियो में देखा था ना कि जो प्रोटीन है वो जो वैक्यूल्स में निहित होकर निकलते हैं, मतलब वैक्यूल्स के द्वारा अंतःप्रदेवी जालिका से निकलते हैं और गोल्जिका में जाके या तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं या एक कुंडलित प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। तो अपनी संरचना में चेंज कर लेते हैं और कोशिका के अंत कंकाल का निर्माण करना। ठीक है। ये कुछ इसके कार्य हैं, आप इसको रीड कर लेना। अब हम बात करते हैं कुछ विशेष कोशिकाएं, पक्षमाभ और कशाभिक। पक्षमाभ का मतलब होता है सीलिया और कशाभिक का मतलब होता है फ्लैजिला। सीलिया भोजन, गति, इसका जो कार्य क्या होता है? भोजन प्रदान करना, गति करना और चिपकना। और यह इसका जो काम क्या होता है? फ्लैजिला चलन के लिए, जो गति के लिए उपयोगी होती है। ठीक है। यह संख्या में अधिक होती है और संख्या में कम होती है, लगभग 2 ही होती है। आकार में छोटे होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। गति एक साथ करते हैं, गति अलग अलग गति करते हैं। जो हमने एनिमेशन वीडियो में देखा था कि जो श्वसन पथ है उसमें जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या पाई जाती है? सीलिया पाई जाती हैं जो एक साथ गति करते हैं। जो बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाई जाती है जो जरूरी नहीं है एक साथ गति करे, परंतु आकार में भी बड़ी होती है। ठीक है। अब देखिए, जो सीलिया और फ्लैजिला होता है ना,
वो कोशिका से आधारी काय से निकलता है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, आधारी काय होता है। ठीक है, जो आधारिकाएँ होती है वो बैलगाड़ी के पहियों जैसी संरचना होती है। तारकाएँ, इसकी खोज किसने की थी, बेंडेन ने की थी। शब्द किसने दिया, बोवेरी ने दिया था। याद रखना, जो तारकाएँ की खोज किसने की थी, बेंडेन ने की थी, और शब्द किसने दिया था, बावेरी ने दिया था। तारकाएँ के चारों ओर पाए जाने वाले द्रव को सेंट्रोफियर कहा जाता है। ठीक है, और तारकाएँ को कोशिका का केंद्रक भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सूक्ष्म काय और माइक्रो बॉडीज की। स्फीरोसोम, पादपों में लिपिड संचयन और संश्लेषण के प्रमुख स्थल कौन होते हैं, स्फीरोसोम होते हैं, पादपों में पाए जाते हैं। और स्फीरोसोम को पादपों का लाइसोसोम भी कहते हैं। स्फीरोसोम एक क्या है, एक सूक्ष्म काय है, माइक्रो बॉडीज मतलब छोटा कोशिकांग है। ठीक है, और प्राक्सिसोम की खोज रोडिन और टालवर्ट ने की थी। ठीक है, अप्राक्सिसम में जो छोटे एंजाइम पाए जाते हैं उसे जो ऑक्सीडेटिव, और जो बड़ा एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, केटोलेज होता है। इसका कार्य क्या होता है, H2O2 का उपविचय करना और प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश श्वसन संबंधी इसके कार्य होता है। ठीक है, तीसरा है ग्लाइऑक्सिसम। इसकी खोजकर्ता कौन है, बीवर ने मूंगफली में की थी। ग्लाइऑक्सिसम चक्र में संबंधित है जिससे में वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है। देखिए, वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन ग्लाइऑक्सिसम चक्र द्वारा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का सबसे बड़ा घटक कौन सा है, केंद्रक है। यह कोशिका का निर्देशक या नियंत्रक है। कोशिका का नियंत्रक व निर्देशक क्यों कहते हैं, जो केंद्रक को निर्देशक या नियंत्रक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, और वह आनुवांशिक पदार्थ ही उसमें सूचना निहित होती है कि कोशिका को कार्य कैसे करना है, कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोशिका का नियंत्रक कौन सा होता है, केंद्रक होता है। सर्वप्रथम इसे ल्यूवेनहॉक ने देखा था। संरचना का विस्तृत अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने किया। स्ट्रासबर्गर का कथन है कि केंद्रक का निर्माण पूर्ववर्ती केंद्रक के विभाजन से होता है। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और सामान्यतः एक कोशिका में सिर्फ एक ही केंद्रक होता है, परंतु अगर कोशिका में दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं तो उन्हें क्रमशः द्विकेंद्रकी और बहुकेंद्रकी कहते हैं। द्विकेंद्री का उदाहरण है पैरामीशियम, और इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। और बहुकेंद्रिकी का उदाहरण है ब्रोनपोस की कोशिकाएं, इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। इसका जो कार्य होता है आनुवंशिकता का नियंत्रण, वृद्धि, उपपचय में केंद्रक की भूमिका के बारे में हेमरलिन द्वारा बताया गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो केंद्रक है यह दोहरी झिल्ली युक्त है। इसकी बाहरी व आंतरिक झिल्ली होती है, और जो इसमें जो झिल्ली में जो छिद्रों में एक प्रोटीन पाई जाती है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन पाई जाती है, इसे एन्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एन्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और जो केंद्रक झिल्ली के जो अंदर का भाग होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और जो इसके अंदर केंद्रक जाल ये क्रोमेटिल जाल होता है, जो ये रेशे होते हैं इसको क्रोमेटिल तंतु कहते हैं, क्रोमेटिल रेशे कहते हैं। इनमें डीएनए पाए जाते हैं, और इसमें एक होती है केंद्रिका होती है। ठीक है, केंद्र की झिल्ली दोहरी झिल्ली युक्त घटक है, और केंद्र की झिल्ली के मध्य पाए जाने वाले छिद्र को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं।
क्या बोलते हैं, इसकी झिल्ली पे न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन की संरचना होती है जिसे एन्यूल्स कहते हैं। ठीक है, पोर प्लस एन्यूल्स पोर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। पोर प्लस एन्यूल्स जो एक प्रोटीन है, तो दोनों को कंबाइंड में पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, केंद्रक द्रव्य और न्यूक्लियोप्लाज्म शब्द स्ट्रासबर्ग ने दिया था। ठीक है, केंद्रक द्रव्य एक कोलाइडल आधारित पदार्थ है। इसमें न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। क्रोमेटिन जाल नाम किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, और इसमें प्रोटीन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की, H1, H2A, H2B, H3H4। जो H1 है इसे आर्जिनिन और H3H4 को लाइसिन प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, जो केंद्रक में जो क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन तंतु होते हैं उन्हें इमेल रिटज ने दो भागों में बांटा, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। यह महत्वपूर्ण है। ऐसे इन्होंने क्या किया, इनका अभिरंजन किया, एसिटोकार्बिन से इनका अभिरंजन किया, और ऐसे जो क्रोमेटिन जो हल्के रंगे गए वो तो यूक्रोमेटिन कहलाए, और ऐसे क्रोमेटिन जो गहरे रंगे गए वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाए। देखिए, ऐसे क्रोमेटिन जो अभिरंजन के समय हल्का रंग प्रदर्शित करते हैं यूक्रोमेटिन कहलाते हैं, और गहरा रंग प्रदर्शित करते हैं वो हेट्रोक्रोमेटिन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये यूक्रोमेटिन mRNA का निर्माण करते हैं और हेट्रोक्रोमेटिन tRNA और rRNA का निर्माण करते हैं। और जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो आनुवंशिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं जबकि ये कम सक्रिय होते हैं। केंद्रिका, इसकी खोज किसने की थी, फेंटाना ने की थी, और नाम बॉबमैन ने दिया था। केंद्रिका के रख रखाव के लिए कैल्शियम आयन जरूरी होता है, जो एक आवश्यक होता है केंद्रिका के रख रखाव के लिए। केंद्रिका राइबोसोम का निर्माण करती है, जो राइबोसोम की फैक्ट्री कहलाती है। सामान्यतः कोशिका में एक केंद्रक में एक केंद्रिका होती है, परंतु मनुष्य में 5 केंद्रिका होती है। ठीक है, जो केंद्रिका का निर्माण NOR भाग पर होता है। ठीक है, केंद्रिका NOR भाग पर पाई जाती है। NOR मतलब द्वितीयक संकीर्ण होता है। यह क्या होता है, यह आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। जो गुणसूत्र का जो लगभग अंतिम छोर होता है। ठीक है, देखिए केंद्रक के कार्य क्या है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रक कंट्रोलर है। केंद्रक में आनुवंशिक सूचना निहित रहती है। उत्परिवर्तन उत्पन्न करना आनुवंशिक ग्लाइकोलेड संबंधित होता है। ठीक है, और कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं गुणसूत्र की। गुणसूत्र इसे इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन जल त्याग कर छोटे और मोटे हो जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, गुणसूत्र की खोज स्ट्रासबर्ग ने की थी, और इसका जो शब्द किसने दिया था, गुणसूत्र शब्द वाल्डर ने दिया था। ठीक है, किसी जीव में अगुणित गुणसूत्र के समुच्चय सेट, मतलब यदि किसी जीव में गुणसूत्र का एक सेट पाया जाता है तो उसे जीनोम या संजीन कहते हैं। जैसे युग्मक हो गया बीजाणु और प्रोकैरियोट्स में जो अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। उसके बाद गुणसूत्र के समुच्चय में 2 सेट पाए जाए। ठीक है, गुणसूत्र के समुच्चय में 2 सेट पाए जाएं तो उसे द्विगुणित या 2n कहते हैं। जैसे कायिक कोशिका में गुणसूत्र का समुच्चय में 2 सेट पाए जाते हैं। ठीक है, एक गुणसूत्र के जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं,
ठीक है, जो क्रोमेटिड है वो सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। गुणसूत्रों के आकृति, आकार, संरचना और संख्या का अध्ययन जो सबसे अधिक मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। ठीक है, मतलब आकृति का मतलब उसकी आकृति कैसी है, आकार मतलब आकार कैसा है, संरचना मतलब उसकी संरचना कैसी है, और संख्या मतलब कितनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का अध्ययन जो कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन एनाफेज अवस्था में करते हैं। ठीक है, देखिए अगर गुणसूत्र में एक ही जो क्रोमेटिड हो, ठीक है, एक ही क्रोमेटिड हो तो उसे क्या बोलते हैं, मोनाड बोलते हैं, और दो क्रोमेटिड हो तो उसे डायाड या द्विसूत्री गुणसूत्र कहते हैं। अब देखिए गुणसूत्र की संरचना की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो ऊपर का भाग होता है, अंत का जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, टेलोमियर बोलते हैं। ठीक है, और जो जहाँ पे ये क्रोमेटिड मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। और जो सेंट्रोमियर के जो साइड के जो भाग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुजा, भुजा कहते हैं। ठीक है, अब जो क्रोमेटिड में एक तारनुमा संरचना होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा बोलते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं। और काइनेटोकोर, ये सेंट्रोमियर के पास एक काइनेटोकोर होता है। ठीक है, अब जो सेंट्रोमियर के पास जो एक बीच में जो उभार होता है इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक संकीर्णन बोलते हैं। अब प्राथमिक संकीर्णन के बाद जब एक दूसरा जो संकीर्णन होता है उसे द्वितीयक संकीर्णन या एनओआर बोलते हैं, और इसके ऊपर ट्रेबेंट्स या अनुषण लगा होता है। ठीक है, अब देखिए जो अंतिम सिरे को क्या बोलते हैं, टेलोमियर बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र एक से एक संकीर्णित क्षेत्र मिलता है जिसे प्राथमिक संकीर्णन या सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के दोनों ओर बचे गुणसूत्र के भाग भुजा कहलाते हैं। सेंट्रोमियर के दोनों ओर गुणसूत्र के भाग क्या कहलाते हैं, भुजा। सेंट्रोमियर वाले स्थान पर दो संघन तस्त्री और डिस्क के जैसी संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर से कोशिका विभाजन के समय तरकु नलिका जुड़ती हैं। ठीक है, अब जब कोशिका विभाजन होता है जो तरकु नलिकाएं होती है जो कि तारकाएं से निकलती है, वो कहाँ से कहाँ पे जुड़ती है, सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर पे जुड़ती है। कोशिका की वृद्धि हीन से रोकने वाला एंजाइम है टेलोमेरेज। ठीक है, वृद्ध, कोशिका को वृद्ध मतलब बुढ़ापे की ओर जाने से रोकने वाला एंजाइम कौन सा है, टेलोमेरेज है। ठीक है, सामान्यतः एक केंद्रक में एक गुणसूत्र प्राथमिक संकीर्णन से आगे द्वितीयक संकीर्णन मिलता है। ठीक है, इस स्थान से केंद्रिका का गठन होता है, इसे एनओआर कहते हैं। ठीक है, अब द्वितीयक संकीर्णन से क्या होता है, केंद्रिका का संगठन होता है। द्वितीयक संकीर्णन से आगे का भाग फूला हुआ गांठ घुंटी के समान होता है जिसे अनुषंग या ट्राइबेंट्स कहते हैं। अनुषंग युक्त गुणसूत्र को सेट गुणसूत्र कहते हैं। जिसमें अनुषंग या ट्राइबेंट हो उसे क्या बोलते हैं, सेट गुणसूत्र बोलते हैं। सेट गुणसूत्र सिनो एसिडो थाइमोनी मोनोक्लेनो। ठीक है, विदाउट न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बिना न्यूक्लिक एसिड के जो गुणसूत्र होता है। ठीक है, गुणसूत्र की आकृति निर्भर करती है सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। देखिए अब जब सेंट्रोमियर बिल्कुल मध्य में पाया जाता है तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं, मध्य केंद्र की या मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसमें भुजा का अनुपात होता है 1:1 होता है। ठीक है, इसमें एनाफेज में जो इसकी जो आकृति वी शेप दिखाई देती है। उप मध्य सेंट्रिक की या केंद्र की या सब मेटा सेंट्रिक, इसमें जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल
मध्य से थोड़ा हटके होता है। इसमें लगभग भुजा का अनुपात होता है 1:1:3 होता है, ठीक है। और इसमें एल शेप जो आकृति बनती है। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक, इसमें जो सेंट्रोमीर है वो टेलोमेरेज या एक छोर से थोड़ा हटके होता है। इसमें आई शेप संरचना बनती है। इसमें भी भुजा का अनुपात 1:3 होता है। दूसरा टिलोसेंट्रिक, इसमें जो सेंट्रोमीर बिल्कुल अंत में होता है, अंत छोर में होता है। इसमें छड़ के समान संरचना बनती है। यह महत्वपूर्ण है कि सब मेटासेंट्रिक में कैसी संरचना बनती है, वह एल समान बनती है, और एक्रोसेंट्रिक में जो आई समान बनती है, और टिलोसेंट्रिक में छड़नुमा आकृति बनती है, ठीक है। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। जो गुणसूत्र होते हैं वे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो कि इसका 92% हिस्सा होता है, और जो आरएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो कि अम्लीय भाग होता है वह 8 से 10% इसमें गुणसूत्र में होता है, ठीक है। अब देखिए गुणसूत्र के प्रकार। सबसे पहले लिंग गुणसूत्र या एलोसोम या हेट्रोसोम, ये क्या करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई गुणसूत्र, ठीक है। यह जोड़े में होते हैं। दूसरा कायिक गुणसूत्र, इसे ऑटोसोम कहते हैं इंग्लिश में, यह कायिक लक्षणों का नियंत्रित करते हैं। तीसरा महागुणसूत्र, जो पहला है लाल ग्रंथि गुणसूत्र, इसे पाल्टिन गुणसूत्र भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें लैंप ब्रूस गुणसूत्र, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पाल्टिन गुणसूत्र है, महागुणसूत्र है, और कई गुणसूत्र है, और लैंप ब्रूस गुणसूत्र भी क्या है, महागुणसूत्र है, ठीक है। अब उसके बाद है विशिष्ट गुणसूत्र या सहायक गुणसूत्र या सीबी गुणसूत्र। ये मिलते हैं किसमें, मक्का तथा कुछ कीट प्रजातियों में मिलते हैं। खोज किसने की थी, विल्किंस ने की थी। यह समानता गुणसूत्र के छोटे टुकड़े होते हैं जिनमें सेंट्रोमियर और इसके आसपास का भाग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लार ग्रंथि गुणसूत्र या पाल्टिन गुणसूत्र। इसकी खोज किसने की थी, जो बाल्बियानी ने की थी, और कोलर ने इन्हें पाल्टिन गुणसूत्र नाम दिया था। इन्हें डिप्टेरियन मतलब द्विपंखी, जिनमें 2 पंख पाए जाते हैं, उन्हें डिप्टेरियन कहते हैं। कुछ कीटों जैसे मच्छर ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में इसकी खोज की, ठीक है। अब ये गुणसूत्र अंतः पुनः द्विगुणन या पाल्टिनी घटना से बनते हैं, इसलिए इन्हें पाल्टिनी गुणसूत्र कहते हैं। पाल्टिनी गुणसूत्र गहरी तथा हल्की पट्टियों का एकांतर क्रम पाई जाती है। इन गुणसूत्रों में क्या होता है, गहरी और हल्की पट्टियों का एक एकांतर क्रम पाया जाता है, ठीक है। पाल्टिनी गुणसूत्र में कुछ फूले हुए भाग मिलते हैं जिन्हें क्रोमोसोम पफ कहते हैं, और इसमें जो कुछ फूला हुआ भाग पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमोसोम पफ कहते हैं। यह सक्रिय mRNA संश्लेषण के स्थल होते हैं, ठीक है। पफ वाले स्थान पर डीएनए पार्श्व वलय बनाते हैं जिन्हें बाल्बियानी वलय कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये जो गहरी और हल्की पट्टियाँ पाई जाती हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं। उसके बाद इसे जो ये भाग है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम पफ बोलते हैं। और ये जो इसके पार्श्व से जो निकली है वलय निकली हैं, इसे क्या बोलते हैं, बाल्बियानी वलय कहते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, पाल्टिनी गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, या कि जो लार ग्रंथि गुणसूत्र है, ठीक है। अब गुणसूत्र के ऊपर जीन रेखीय क्रम में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लैंप ब्रूस गुणसूत्र की। इसे रुकर्ट्स ने खोजा। यह गुणसूत्र कशेरुकी की उस साइट या अंड कोशिका में मिलता है। अंड जनन के दौरान मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटिन अवस्था अत्यधिक लंबी होती है। इस डिप्लोटिन अवस्था में लैंप ब्रूस गुणसूत्र बनते हैं। इन गुणसूत्रों की आकृति लैंप को साफ करने वाले ब्रूस के जैसी होती है, इसलिए इसे लैंप ब्रूस गुणसूत्र कहते हैं। इन गुणसूत्रों के डीएनए से पार्श्व लूप निकलते हैं। क्या निकलते हैं, पार्श्व लूप निकलते हैं, ठीक है, जिनके डीएनए को प्रोटीन व आरएनए का आच्छाद ढके रहते हैं।
कार्य mRNA निर्माण करना और पित्त का निर्माण करना और प्रोटीन संश्लेषण इसके जो मुख्य कार्य होते हैं। उस साइट में कुछ mRNA को प्रोटीन के आवरण में बंद कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है, जिसे इंफ्रोसोम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो गुणसूत्र में जो जीन होते हैं वो रेखीय क्रम में होते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब जीन डीएनए का छोटा खंड होता है। ठीक है, सिस्टर्न किसे कहते हैं? डीएनए का प्रोटीन निर्माण की सूचना युक्त छोटा खंड क्या होता है? वो सिस्टर्न होता है। रिकॉन डीएनए का जिसमें पुनर्योजन की और रिकॉम्बिनेशन की क्षमता पाई जाती है वो क्या होता है? रिकॉन कहलाता है। और म्यूटॉन जिसमें उत्परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है। और ट्रांसपोजॉन्स या जंपिंग जीन जिनमें गुणसूत्र का पर अपना स्थान बदलने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको जो मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन होता है, देखिए मैंने आपको जो मेन जो बातें हैं उनकी एक्सप्लेनेशन दी है, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। मैंने क्योंकि अपने पास जो टाइम की कमी है, समय का अभाव है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है उनके ऊपर ही चर्चा की है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।